ठीक है, कई बच्चे इसमें ये पढ़ते ही नहीं, केवल राज्य लोक सेवा पढ़ के और भैया हरिद्वार 2000, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपका 2004 में। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया देहरादून क्या है, दो हिमालयन रेंजेस के बीच में एक घाटी है, एक वैली है। ठीक है, इसी हम दून कहते हैं, इसी को हम द्वार कहते हैं। जैसे आपका देहरादून है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, चौखंबा दून है, पाटली दून है, ये सभी आपकी घाटियां हैं इन रेंजेस के बीच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे आर के स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए एक सीरीज शुरू करेंगे जो कि आपकी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के हर डिस्ट्रिक्ट को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त तथ्य हैं आपके, उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तो पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा आज देहरादून। ठीक है, देखो हिमालयन क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में दून किसे कहा जाता है, पहले आप इसको समझिए। देखो पहाड़ी क्षेत्रों में जो हिमालयन रेंजेस है आपकी, उसमें आपकी एक रेंज आती है जो है आपकी मिड हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय आप इसे कहते हो, एक रेंज आपकी ये आती है। उसके बाद इसके नीचे जो रेंज आती है वो है आपकी शिवालिक। शिवालिक तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो आपकी घाटियां होती है, संरचनात्मक घाटियां, जिसे आप प्लेन वैली, स्ट्रक्चर वैलीज कहते हो, इन्हीं को हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में कहा जाता है दून। दून या फिर द्वार हम इसे कह देते हैं। ठीक है, जो आपके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की आपकी घाटियां। जैसे आप इन्हें कहाँ देख सकते हो, जैसे मध्य हिमालय में एक हिल स्टेशन पड़ता है आपका मसूरी। ठीक है, मसूरी सभी ने देखा होगा। और शिवालिक में एक हिल स्टेशन पड़ता है आपका नरेंद्रनगर। नरेंद्रनगर जब आप कभी मसूरी जाते हो, मसूरी से अगर आप देहरादून देखोगे तो भाई वो आपको कैसे दिखेगा, मसूरी से बिल्कुल नीचे घाटी। ठीक है, हाइट वाइज बहुत नीचे दिखेगा। अब सपोज आपको, अब जैसे आप मसूरी से अगर आप देहरादून आओगे तो आपको बताया आपको नीचे आना पड़ेगा, आप घाटी की तरफ आओगे। उसके बाद अगर आपको नरेंद्रनगर जाना है तो आप क्या करोगे, दोबारा से हाइट पे चढ़ोगे। तो इससे हमें पता चलता है कि भैया देहरादून क्या है, दो हिमालयन रेंजेस के बीच में घाटी है, एक वैली। ठीक है, इसी हम दून कहते हैं, इसी को हम द्वार कहते हैं। जैसे आपका देहरादून है, कोटद्वार है, हरिद्वार है, चौखंबा दून है, पाटली दून है, ये सभी आपकी घाटियां हैं इन रेंजेस के बीच। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम अपने एमसीक्यूज को। आई होप इंट्रोडक्शन आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1975। ठीक है, अगर हम वर्षों की बात करें, देखो पहला वर्ष आता है भाई आपका देहरादून में 1817। 1817 में आपका देहरादून जिले का होता है गठन। तो देहरादून जिले का गठन कब हुआ, 1817 में। ठीक है, बनने वाला उत्तराखंड में पहला आपका जिला है। उसके बाद एक वर्ष आता है इंपॉर्टेंट आपका 1829। 1829 में देहरादून को शामिल किया गया था मेरठ मंडल, मेरठ मंडल में। और उसके बाद फिर 1975 में से डाल दिया गया गढ़वाल मंडल में, जो आज भी आपका गढ़वाल मंडल में स्थित है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दो फैक्ट हमने यहाँ से देख लिए। फिर आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चैटवुड बिल्डिंग का डिजाइन किसने तैयार किया। भाई पहले तो आपको पता होना चाहिए चैटवुड बिल्डिंग है कहाँ और किस बिल्डिंग का नाम। देखो एक बिल्डिंग है आपकी देहरादून में जो है आपकी IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कई किताबों में औपचारिक स्थापना आपकी 10 तारीख की भी दी गई है। ठीक है, लेकिन आप 1 अक्टूबर को ध्यान रखो। अब इस IMA के जो संस्थापक थे, इनका नाम था सर फिलिप चैटवुड। सर फिलिप चैटवुड। तो ये चैटवुड बिल्डिंग और कोई नहीं, IMA की बिल्डिंग को ही चैटवुड बिल्डिंग कहा जाता है। इनके नाम पर इसका नाम चैटवुड बिल्डिंग रखा गया। तो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भैया IMA का डिजाइनर कौन था, तो इनमें से कौन था, तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड RT रसेल। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखो किताबों में आपको एक नाम और यहाँ पे दिया जाएगा RT रसेल के साथ, वो होगा आपका एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस यहाँ पे मेन है, उनके अंडर में RT रसेल ने इस बिल्डिंग को डिजाइन किया। एडवर्ड लुटियंस के बारे में सभी ने सुना है, भैया आदि दिल्ली को इन्होंने डिजाइन किया है। राष्ट्रपति भवन हो गया, पुराना संसद हो गया, इन सबके मेन डिजाइनर आपके लुटियंस साहब थे। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है डिजाइनिंग में। चलो बात करते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का गठन कब। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं UERC। उत्तराखंड इलेक्ट्रिकल रेगुलेटरी ऑफ कमीशन। ठीक है, देखो UERC करता क्या है भैया, UERC वो संगठन है आपका जो बिजली के जो रेट्स होते हैं, जो दर होती है, उन्हें डिसाइड करता है। रेट्स या फिर जो दर डिसाइड होती है वो होती है UERC के द्वारा। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था आपका 2002 में। देखो उत्तराखंड में कुछ आयोग है बिजली से रिलेटेड जो आपसे लगातार पूछ ही लेते हैं। पहला आता है आपका यूपीसीएल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यूपीसीएल ये बना था आपका 2001 में। ठीक है, ये क्या है, चलो दूसरा बताता हूं मैं आपको। दूसरा है आपका पिटकुल। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये बना था आपका 2004 में। देखो अब इसमें दोनों ही जो संस्थान है आपकी, दोनों का काम है पावर ग्रिड तैयार करना, जो आपके खंबे लगते हैं, जो आपके टावर लगते हैं, ये सब तैयार करना। अब इसमें एक डेटा आता है जो आता है 132 किलोवाट। देखो
132 किलोवाट से कम जो पावर ग्रिड होता है वो बनाता है आपका यूपीसीएल, और 132 किलोवाट से ज्यादा जो संभालता है वो संभालता है आपका पिटकुल। जो बड़े बड़े खंभे दिखते हैं आपको, जैसा आप रावण वाला खंभा कहते हो, वो पिटकुल लगाता है। और जो आपके छोटे ट्रांसफार्मर वगैरह जो आपके घरों में बिजली आ रही है वो भेजता है आपका यूपीसीएल। तो 3 आयोग हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। यूईआरसी हो गया 2002 का, यूपीसीएल हो गया 2001 का, पिटकुल हो गया आपका 2004 का, ठीक है। ये हो गए आपके बिजली वाले सारे आयोग। फिर बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना। देखो भाई ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग नहीं है, लोक सेवा अधिकरण, ठीक है। अगर आपसे लोक सेवा आयोग पूछेगा तो भैया आयोग तो आप बता दो कि भैया आयोग तो हमारा बना था 2001 में, और आयोग तो हमारा हरिद्वार में, लेकिन हम तो देहरादून पढ़ रहे हैं। तो ये अधिकरण क्या है या ट्रिब्यूनल होता क्या है? देखो कई सारे ट्रिब्यूनल आप पढ़ते हो, आप एनजीटी पढ़ते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आप सीएटी पढ़ते हो, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल, ये अधिकरण होते क्या है? देखो भैया ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कोर्ट्स का प्रेशर कम करने के लिए बनाई जाती है, एक ऐसी न्यायिक बॉडी जिनका काम है न्याय करना, ठीक है। जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके लिए बनाई जाती है। देखो जैसे आपका कोई सरकारी अधिकारी है, अब सपोज उसका कोई केस है, वो तो कोर्ट्स के चक्कर ही काटते रह जाएगा, ठीक है। वो अपना काम कैसे करेगा? तो जो सरकारी अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो कोर्ट्स के चक्कर में ना फंस जाए, तो उनके लिए बनाए जाते हैं टर्मिनल। कि भैया आपका कोई भी अगर कोई भी मुकदमा होता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधा टर्मिनल में जाओ, आपकी तुरंत कार्रवाई वहां पे कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके टर्मिनल। तो ये राज्य लोक सेवा टर्मिनल कब बना था? ये बना था आपको 2004 में। और ध्यान रखना टर्मिनल है आपका देहरादून में और आयोग है आपका हरिद्वार में, ठीक है। कई बच्चे इसमें ये पढ़ते ही नहीं, केवल राज्य लोक सेवा पढ़ के और भैया हरिद्वार 2000, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आपका 2004 में टर्मिनल भी आप समझ के क्या है, ठीक है। एक दो टर्मिनल के बारे में लिख देता हूँ, एनजीटी, सीएटी, इन दोनों को आप पढ़ लेना, इससे लगातार क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 323 में संविधान में है आपका सीएटी, ठीक है, देख लेना आप इसे। चलो अच्छा, हाँ, अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई, तो अधिनियम था आपका 1976 का, 1976 का एक्ट था, और 2004 में इसकी फिर स्थापना हुई, ठीक है। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अगर आपने अभी अपर पीसीएस दिया होगा, ठीक है, प्री उसका, तो उसमें मानवाधिकार आयोग की स्थापना पूछी गई थी आपसे। तो पहले बात करते हैं इसकी स्थापना। तो स्थापना कब हुई थी इसकी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2013 में, ठीक है, उत्तराखंड वाले। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? जाने माना नाम वीरेंद्र दीक्षित, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। इनका नाम आप आगे भी सुनोगे, ठीक है। जो आपके दीक्षित आयोग के बारे में आप सुनते हो, तो उनका उसके अध्यक्ष भी कौन थे? वीरेंद्र दीक्षित ही थे, ठीक है। तो मानवाधिकार आयोग 2013 में बना और इसके अध्यक्ष थे आपके जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। चलो देहरादून में आपका स्थित। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज कहाँ स्थित है? बहुत बच्चे होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि अरे भैया इतना बड़ा आयोग, इतना बड़ा नाम है कहाँ? देखो आप सभी इस आयोग को जानते हो। इसी आयोग को आप बोलते हो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। अब आप सभी को याद हो गया कहाँ है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान? ये स्थित है आपका देहरादून में। स्थापना हुई थी इसकी 1943 में, ठीक है। अब भैया ये चर्चा में क्यों था और ये इसका नया नाम चर्चा में इसलिए था, अभी आपने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी होगी जिसमें राष्ट्रपति, जो महामहिम हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो उत्तराखंड आई थी, और कुछ बच्चे जो आपके विजुअल डिसेबिलिटी, ठीक है, जो जिन्हें हम दिव्यांग कह देते हैं, वो उनके लिए गाना गाते हैं उनके बर्थडे पे। ठीक है, तो उनका 20 जून हमारे राष्ट्रपति जी का बर्थडे आता है, 20 जून को आई थी इस संस्था में, ठीक है। यहाँ पे अपने बर्थडे पे वहाँ पे आई थी, और जो लोग हैं दिव्यांग जन, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने उनके लिए गाना गाया था, ठीक है। तब आपने वो रील देखी होगी, वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, भावुक हो जाती है उस वीडियो। चलो बात करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? देखो भाई रेशम उद्योग की बात करते हैं, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। प्रारंभ अगर हम बात करें तो भैया कुमाऊं में, आप एक पढ़ते हो, कुमाऊं में जब आपके चंद राजवंश चल रहा था, उसमें आपका एक राजा आता है इंद्रचंद, ठीक है। इंद्रचंद का नाम सभी ने सुना होगा, चंद्रवंश का चौथा राजा था। इसके समय माना जाता है कि उत्तराखंड में जो रेशम की खेती शुरू होती है वो इंद्रचंद के समय होती है, ठीक है। पटरंग वाली प्रथा आपने सुनी होगी इनके बारे में। अगर हम ऑफिशियल शुरुआत की बात करें तो ऑफिशियल शुरुआत हुई थी आपकी 1958 में। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से होती है भैया रेशम उद्योग की शुरुआत उत्तराखंड में। और अगर आप इसकी मेन संस्था देखोगे तो आप देखोगे रेशम सहकारी संघ, रेशम सहकारी संघ। कहाँ है ये आपका? ये आपका देहरादून में ही है, आपका प्रेमनगर, देहरादून के प्रेमनगर में आपका रेशम सहकारी संघ, ठीक है। ये अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखने से, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका 38th राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ किस स्थान से हुआ था? ठीक है, देखो प्री में आपका ऐसे क्वेश्चन बना था। तो बात करें अगर 38 नेशनल गेम शुरुआत कब हुई इसकी, तो शुरुआत होती है इसकी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये आपका चलता है उत्तराखंड में, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी कहाँ हुई इसकी शुरुआत? तो शुरुआत होती है इसकी राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून से, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है, पीसीएस में आपसे क्लोजिंग ही पूछी गई थी, क्लोजिंग सेरेमनी होती है इसके हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी में इसका
समापन समारोह हुआ था। बात करें अगर इसमें उत्तराखंड की क्या स्थिति थी, तो भैया उत्तराखंड की रैंक रही इसमें 7th रैंक रही उत्तराखंड की, और टोटल मेडल्स है हमारे पास 103, ठीक है, जिसमें आपके लगभग 24 गोल्ड हमारे पास थे। गोल्ड से देखो रैंकिंग डिसाइड होती है। फर्स्ट नंबर पे बात करें तो फर्स्ट नंबर पे ओवरऑल अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर पे आपकी सर्विसेज थी सेना, सेकंड नंबर पे आपका महाराष्ट्र था, और थर्ड नंबर पे आपका हरियाणा आया था इसमें, ठीक है, और उत्तराखंड भैया आपके 7वें नंबर पे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केदारखंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है? ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, काफी कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले मैंने यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुब्जा कुब्जा। क्यों कि माना जाता है कि ऋषिकेश में कई सारे आम के बगीचे थे, जिस कारण इसका नाम कुब्जा पड़ा। फिर एक ऋषि आते हैं यहाँ पे, रैप्य ऋषि। तो रैप्य ऋषि यहाँ पे तपस्या करते हैं, जिन्हें फिर भगवान विष्णु आपके ऋषिकेश अवतार में दर्शन देते हैं, और इस जगह का नाम आपका ऋषिकेश पड़ जाता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें ऑप्शंस की, कंडासु किसका प्राचीन नाम है? कंडासु, तो भैया कंडासु प्राचीन नाम है आपका नंद प्रयाग का, नंद प्रयाग चमोली। फिर ब्रगतुंग किसका प्राचीन नाम है? ब्रगतुंग प्राचीन नाम है आपका केदारखंड का, सॉरी केदारनाथ का, केदारनाथ हो गया। और तीसरा है आपका बलना किसका प्राचीन नाम है? बलना प्राचीन नाम है आपका कौसानी, ठीक है। कहाँ है कौसानी? बागेश्वर। किस महान व्यक्ति की जन्मस्थली है ये? तो ये आपके सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली ने माना जाता है। 1900 में उनका यहाँ पे जन्म हुआ था कौसानी, ठीक है। बात करते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून स्थित मंदारम व बाराकोट क्षेत्र किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, चूना पत्थर। देखो एक क्वेश्चन आप इससे संबंधित क्वेश्चन आप सुनते हो कि राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियों में आप पढ़ते हो भैया देहरादून में। देहरादून में ही क्यों है? देखो क्योंकि देहरादून में काफी अच्छा मिलता है आपका चूना पत्थर, और चूना पत्थर जो होता है, जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होती है, उसमें एज अ रॉ मटेरियल कच्चे माल की तरह यूज होता है आपका चूना पत्थर, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में। उसके अलावा जब आप चट्टाने पढ़ते हो ना ज्योग्राफी में, तो एक चट्टान आप पढ़ते हो अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। तो चूना पत्थर क्या है? एक अवसादी चट्टान है, ठीक है। लगातार आपका चूना जमता रहा, और एक टाइम बाद वहां पर एक बड़ा सा चूने का पत्थर बन गया, वही आपका चूना पत्थर। अब सेडिमेंट्री रॉक से एक रॉक बनती है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक, ठीक है, हिंदी में आप इसे कहते हो रूपांतरित चट्टान। जब चूना पत्थर में हजारों सालों में आपकी वेदरिंग, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, हजारों सालों बाद जब ये परिवर्तित होता है, तो चूना पत्थर ही बनता है आपका मार्बल। और मार्बल क्या है? मार्बल आपका एक मेटामॉर्फिक रॉक है, रूपांतरित चट्टान, जो आपका चूने पत्थर से ही बना। इसलिए आप देखोगे कि मार्बल, संगमरमर, ये भी आपका कहाँ? देहरादून के मसूरी एरिया में ही पड़ता है, ठीक है। चलो, और अगर हम बात करें कि भाई बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, ठीक है, इससे क्या बनता है? इससे बनता है आपका क्वार्ट्स, रूपांतरित होकर क्वार्ट्स बनता है, ठीक है। खड़िया कहाँ पाया जाता है? देहरादून में। तो एक देहरादून का क्षेत्र पड़ता है आपका महागांव क्षेत्र हो गया, ठीक है। और कियारकुली क्षेत्र हो गया, कियारकुली, यहाँ पर आपका देहरादून में खड़िया मिलता है। सीसा की बात करें, देहरादून में सीसा का मिलता है, तो एक देहरादून का क्षेत्र आता है दपीला गांव आता है आपका, दपीला गांव में मिलता है आपका सीसा, ठीक है, लेड जिसे आप कहते हो। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है? ठीक है, काफी पौराणिक मंदिर है आपका देहरादून में, सुना भी होगा आपने टपकेश्वर मंदिर। तो भैया आप टपकेश्वर मंदिर जब जाते हो, उसके नीचे एक छोटी सी बहुत पतली सी नदी निकलती है, कौन सी? वो है आपकी तमसा, ऑप्शन बी। देखो टॉस का प्राचीन नाम तमसा है, लेकिन ये वो वाली टॉस नहीं है, ये एक बहुत स्थानीय छोटी सी नदी है आपकी तमसा, टॉस से अलग है। और एक फेमस स्थान आप पढ़ते हो देहरादून में, रॉबर्ट्स केव, ठीक है, जिसे गुच्चू पानी भी आप लोग कहते हो। तो गुच्चू पानी भी किस नदी के तट पर है? तमसा पे ही है, ठीक है। तमसा पे आपका रॉबर्ट्स केव और टपकेश्वर दोनों आपका तमसा पे ही है, ध्यान रखना है इसे, छोटी सी नदी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस गढ़वाल राजा ने गुरु राम राय को देहरादून में गांव दान में दिए थे? देखो इसके पीछे पूरी स्टोरी आती है। एक सिखों के जो 10वें गुरु थे हमारे, गुरु गोविंद सिंह, तो माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जब आपके पौंटा साहिब में आए थे, तो उस समय जो गढ़वाल के राजा थे वो थे आपके फतेहपति शाह, और फतेहपति शाह का अनजान में एक युद्ध हो जाता है आपका गुरु गोविंद सिंह से, जिनकी जानकारी हमें विचित्र नाटक विचित्र बेला, इनकी आत्मकथा है, वहां पर हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसेस में आया, ठीक है, जिसे बाद में आयोग ने डिलीट कर दिया, पता नहीं किस खुशी में, ठीक है। अब जब फतेहपति शाह को पता चलता है कि यार मैंने तो फालतू में अटैक कर दिया, तो इसका उन्हें प्रायश्चित करने के लिए एक गुरु होते हैं, सिख गुरु, जिनका नाम था गुरु राम राय को इन्वाइट करते हैं देहरादून में कि भैया आप देहरादून आओ, ठीक है, और आप गुरुद्वारे वगैरह की स्थापना करो। तो गुरु राम राय जो आते हैं गढ़वाल, वो आते हैं आपके फतेहपति शाह के समय, और फतेहपति शाह फिर उन्हें देहरादून में 3 गांव दान में देते हैं, जो होते हैं आपके चामासारी होता है, और आपका खुड़बुड़ा होता है, और एक होता है आपका राजपूत। चामासारी, खुड़बुड़ा और राजपूत, ठीक है, 3 गांव ने दान में दिए जाते हैं। और फिर यहीं पे गुरु राम राय एक गुरुद्वारा भी खोलते हैं, जिसे आप झंडा साहिब या झंडा दरबार आप इसे कहते हो, ठीक है। तो देहरादून में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फतेहपति शाह। पूरी स्टोरी आप समझ गए, क्यों आए, कब आए, ये सारी चीजें, ठीक है। लगभग 1676 के आसपास कई बुकों में इनकी डेट दी जाती है, ठीक है।
डेट्स को देखो, डेट्स को लेके उत्तराखंड में बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन। हर किताब में अलग डेट मिल जाती है, मुझे ये डेट मिली थी, ठीक है। बाकी आप लोग अगर आपको कोई डेट मिलती है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका 1814 में अंग्रेजों ने किस दर्रे से देहरादून में प्रवेश किया? तो भाई देखो, देहरादून में आपके दो आंतरिक दर्रे पड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर पहले हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहंड पास, ठीक है। देखो देहरादून में आपके दो दर्रे हैं, एक है आपका मोहंड पास और इसी के बगल में आता है तिमली, तिमली पास। देहरादून में अगर आपको एंट्री करनी है सहारनपुर की तरफ से तो आप इन दर्रों से देहरादून में एंट्री करते हो, मोहन पास और तिमली पास। और ये वही दर्रे हैं जिनसे आपका 1398 में कौन आया था? तैमूर लंग। तो 1398 में तैमूर लंग जो उत्तराखंड में आया था या देहरादून में आया था, वो भी आपका इस मोहन पास से ही आया था। तो दो क्वेश्चन आपके हो गए, अंग्रेज कहाँ से है और ये आपका तैमूर लंग, ठीक है। हरिद्वार में आप पढ़ते हो, हरिद्वार में भी आया था, आक्रमण इसने किया था, तो ये देहरादून से गया था, ठीक है। चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखो जब सन 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ तो ये लगातार चर्चा रही कि भैया उत्तराखंड की राजधानी किसे बनाई थी। कई लोगों की डिमांड थी गैरसैंण की, क्योंकि जब 1994 में आपकी कौशिक समिति बनाई गई थी, कौशिक समिति जब बनती है 1994 में, यूपी गवर्नमेंट जो बनाई थी, उसने बोला था कि भैया गैरसैंण को हम अपनी राजधानी बनाएंगे, ठीक है। अब 2000 में हम बन गए एक नया स्टेट। अब किसको राजधानी बनाए? तो 2001 में राजधानी के लिए बनाया गया एक आयोग, ठीक है, जिसे हम राजधानी चयन आयोग कहते हैं। 2001 में इस आयोग का गठन होता है। 2003 में इसके अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित, दीक्षित, ठीक है। अभी आपने नाम सुना था इनका, मानवाधिकार आयोग वाले दीक्षित, ठीक है। क्योंकि इस आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित बनाए गए तो इसी आयोग को हम दीक्षित आयोग भी कहते हैं। अब इस दीक्षित आयोग ने 2008 में दी अपनी रिपोर्ट, ये डेट सारी ध्यान रखना भाई। 2008 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और अपनी रिपोर्ट में इसने गैरसैंण को राजधानी बनाने से क्या कर दिया? ये खारिज कर दिया, ठीक है, कि भैया गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी नहीं बनेगी। तो राजधानी क्या बनेगी? तो इन्होंने फाइनल चूज किया देहरादून। 5 नगरों के नाम बताते हैं, देहरादून, काशीपुर, ऋषिकेश उसमें रहता है, ठीक है। लेकिन फाइनली सारे रिपोर्ट के अनुसार देहरादून को उन्होंने राजधानी बना दिया। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका दीक्षित आयोग। उसके बाद गैरसैंण की मांग खत्म नहीं हुई, गैरसैंण की मांग आपकी चलते रही और फाइनली 8 जून 2020 को गैरसैंण को हमने अपनी क्या बनाया? समर कैपिटल, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी। फाइनली हमने गैरसैंण को बना दिया। तब हमारे पास दो राजधानी है, देहरादून है हमारी शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण है हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, जो 2020 में बनी थी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आसन वेटलैंड को किस वर्ष रामसर सूची में शामिल किया गया? देखो भाई, ये आंसर बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी को पता है इसका आंसर 2020। लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके छुपे हुए हैं। ये रामसर क्या है, ये जो आप सुनते हो न्यूज में कि इस साइट को रामसर शामिल किया गया? देखो पहले हम इसे चर्चा करते हैं। रामसर क्या है? रामसर एक जगह है आपकी ईरान में, ईरान में, ठीक है, एक आर्द्र भूमि क्षेत्र है ईरान में जिसका नाम है रामसर। तो जब 1971 में क्या होता है, 1971 में ईरान गवर्नमेंट ये बोलती है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाती है, बोलती है भैया विश्व में जो भी आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र है हमें उन्हें बचाना है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्र जो आपके विलुप्त हो सकते हैं या जो एक्सटेंट के खतरे पे, हम उन्हें क्या करें? रामसर सूची में शामिल करेंगे ताकि उनका कंजर्वेशन किया जा सके, ठीक है। तो आर्द्र भूमि क्षेत्र क्यों जरूरी होते हैं? ये देखो, आर्द्र भूमि क्षेत्र में रहते हैं आपके कीड़े। अब कीड़े जो रहते हैं उन्हें वो अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को, चिड़ियाओं को, ठीक है। तो वहाँ की आपकी बायोडाइवर्सिटी संपन्न रहती है। और दूसरा, आर्द्र भूमि क्षेत्र क्योंकि यहाँ पे दो पारिस्थितिकी तंत्र, जमीन और पानी दोनों मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाई बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया आपका ये होता है, ठीक है। तो 1971 में होता है रामसर कन्वेंशन, इंडिया बाद में इसमें शामिल हुआ और फिर एक एक करके हमने अपनी रामसर सूची बनानी शुरू करी। तो उत्तराखंड में एक ही है आसन वेटलैंड, जिसे 2020 में शामिल किया गया। अगर स्थापना पूछे, आसन वेटलैंड की स्थापना हुई थी 2005 में, ठीक है। और कहाँ है आपका? देहरादून में है आपका, आसन नदी पर, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। चलो, एफआरआई के मुख्य भवन का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि भाई जिसमें आपको थोड़ा सा ब्रॉड नॉलेज चाहिए। देखो बात करें अगर हम एफआरआई की, कि एफआरआई भाई आपका बनता का है, बनता कब है? तो देखो 1878 में बनता है आपका दून फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, पहला इंडिया का फॉरेस्ट स्कूल था, 1878 में बनता है। उसके बाद 1884 में इसका नाम हो जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल, ठीक है, इंपीरियल जुड़ जाता है इसके नाम के आगे। अंग्रेज जो होते हैं अपनी मैक्सिमम बिल्डिंग के आगे इंपीरियल वर्ड लगाते हैं। उसके बाद 1906 में इसमें जोड़ा गया आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक अनुसंधान संस्था इसमें जोड़ा गया। और उसके बाद ये बना एफआरआई, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये फाइनली 1906 में बना। अब जो एफआरआई की आपको मेन बिल्डिंग दिखती है वो कब बनी? ठीक है, ये तो आपका एक छोटा सा संस्थान था। एफआरआई की जो मेन बिल्डिंग होती है वो बनती है आपकी 1929 में। अब आप ये आंसर बता दो, ये एफआरआई की मुख्य बिल्डिंग का जब आपकी बनी थी। तो भैया ये कब बनी? 1929 में। आपका भारत का वायसरॉय कौन था? वो था आपका लॉर्ड, दूरबीन नहीं है ये आपका इरविन है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। तो 1929 में जब ये बिल्डिंग बनती है तो लॉर्ड इरविन आते हैं देहरादून में और इसका उद्घाटन करते हैं, ठीक है। तो मेन बिल्डिंग है आपकी 1929। डिजाइनर कौन था इसका? तो इसका डिजाइनर था आपका सीजी ब्लूमफील्ड,
ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालसी स्थित अशोक शिलालेख किस भाषा में लिखा गया? तो कालसी देहरादून में आपकी जगह पड़ती है, ठीक है, और यहाँ से हमें 257 बीसी का एक शिलालेख मिलता है जो किससे संबंधित, जो संबंधित भाई आपके अशोक, ठीक है, मौर्य राज्य से संबंधित है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो ये भाई इसकी भाषा है आपकी ऑप्शन डी, प्राकृत। प्राकृत भाषा में लिखा गया है। उसके अलावा कौन सी लिपि इसमें इस्तेमाल की गई? तो इसमें लिपि है आपकी ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि का इसमें इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और और भाई क्या बताया गया है इस अभिलेख में? तो इस अभिलेख में आपका पशुओं की जो आपकी चिकित्सा व्यवस्था है या पशुओं को नहीं मारना, हिंसा का पार्ट इसमें बताया गया, ठीक है। ये आपका देखो, इस अभिलेख से हमें ये पता चलता है, इस समय जो आपका उत्तराखंड में चल रहा था आपका कुड़िंद वंश, ठीक है, तो हमें ये पता चलता है इस अभिलेख से कि जो कुड़िंद वंश था आपका, ये मौर्यों के अधीन था, तभी तो अशोक ने यहाँ पे लेख लिखवा दिया क्योंकि वो हम उनके अधीन थे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब? तो भाई बहुत बड़ा विभाग है आपका, बहुत बड़ी संस्था है आपकी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब इसके देखो कुछ वर्ष, 1767 में इसकी स्थापना होती है आपकी बंगाल में, बंगाल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल, 1767। लेकिन एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, बंगाल में इसकी स्थापना होती है, उसके बाद 1942 में लाया गया इसे देहरादून में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये होता कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून कब लाया गया, तो आपका आंसर होता 1942। उसके अतिरिक्त भाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है ये भारत का एकमात्र संस्था है जो आपका मैप सर्वे होता है, ठीक है, भू मानचित्र जो आपका सर्वेक्षण होता है वो करता है, पूरे इंडिया में सिर्फ यही करता है। उसके अलावा भारत का जो पहला डाक टिकट जारी हुआ था 1854 में, वो किसने जारी किया था? वो आपका सर्वेक्षण विभाग ने ही जारी किया था, भारत का पहला डाक टिकट 1854 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। देखो, डाक व्यवस्था की शुरुआत होती है 1850 में भारत में, लेकिन डाक टिकट पहला कब आता है? वो आता है 1854 में, ठीक है। डलहौजी आपका उस समय गवर्नर जनरल होता है इंडिया में। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखो ध्यान से सुना, अधिनियम पूछ रहा है आपसे, आयोग नहीं पूछ रहा है। तो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम जो था, अधिनियम आया था आपका 2005 में, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर आपसे आयोग पूछता उत्तराखंड राज्य महिला आयोग कब बना, देखो उत्तराखंड राज्य महिला आयोग बनता है 2004 में, आयोग बना 4 में, और अधिनियम आया उसके 1 साल बाद 5 में, समझे। अधिनियम बाद में आता है, यही से फिर इसे शक्ति मिली इस आयोग को। बात करें अभी करंट हमारी अध्यक्ष कौन है महिला आयोग की, तो इनका नाम है आपके भैया विजय बर्तवाल, विजय बर्तवाल, विजय बर्तवाल इनका नाम है। ये हमारी करंट महिला आयोग की आपकी अध्यक्ष, ठीक है। अगर हम सेंटर में बात करें, ये तो हमारा उत्तराखंड का है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अधिनियम कब आया था? अगर सेंटर में पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो राष्ट्रीय वाला कब आया था? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, राष्ट्रीय वाला आया था आपका 1990 में, ठीक है। आपका शायद ARO में आता है ऐसा क्वेश्चन, वहाँ पे ये आयोग वगैरह आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखें। चले चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक आयोग से है, जो आपका राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई देखो, बहुत आसान ट्रिक है ना याद करने। देखो 2001 में उत्तराखंड में 2 आयोग बने, एक बना आपका योजना आयोग और एक बना आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन दोनों ही 2001 में बनते हैं। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आप इलेक्शन करा दो ना निर्वाचन, तो निर्वाचन के लिए क्या चाहिए होती है? प्लानिंग चाहिए होती है, योजना चाहिए होती है, तो दोनों ही आपकी 2001 में। अब कौन सा 2001? तो योजना आयोग बनता है आपका 21 मार्च 2001 को, इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च 2001, ठीक है। और भाई आपका निर्वाचन आयोग कब बना? तो निर्वाचन आयोग बनता है आपका 30 जुलाई 2001, ठीक है। ये है निर्वाचन आयोग की तिथि और यह है योजना आयोग की तिथि। क्या अभी आपसे पूछा है कि भैया क्या वर्तमान में उत्तराखंड में योजना आयोग है? तो आपका आंसर होगा नहीं। 2001 में भले ही हमने योजना आयोग बनाया था, लेकिन 2023 में, ठीक है, सटा मैं या लिख देता हूँ, 2023 में हमने इस योजना आयोग को खत्म करके बनाया सेतु आयोग, सेतु, ठीक है, स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। 2023 में आपका योजना आयोग खत्म हो गया और इसकी जगह एक नया आयोग आया, सेतु आयोग, ठीक है, जिसमें आपका जिसका अध्यक्ष कौन होता है? जिसका अध्यक्ष होता है आपका CM। सेतु आयोग की बात करें तो भैया इसमें आपके 5 सदस्य होते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूँ। एक होता है आपका अध्यक्ष, एक होता है आपका उपाध्यक्ष और 3 होते हैं इसमें मेंबर्स। तो अध्यक्ष तो कौन हो गया? CM धामी जी हो गए आपके। उपाध्यक्ष, सेतु आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी सेतु आयोग के करंटली आपके उपाध्यक्ष है और 3 सदस्य इसमें शामिल, ठीक है भाई। तो अब ये हमारे योजना आयोग की तरह काम करता है, ठीक है, देख सकते हो आप इसे। अब इसमें जो एक ऑप्शन है 2003 में क्या बना? तो 2003 में बना आपका अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग का गठन होता है आपका 27 मई 2003 को, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से आपने लगभग 3-4 आयोग यहाँ पे आपने एक साथ देखे, ठीक है। चलो तो भाई ये थे आपके टॉप 20 MCQ देहरादून से, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना स्कोर बताना, कितने आपके सही जा रहे हैं, कितने आपके सही गए,
ठीक है, बाकी वही आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें हमें। ठीक है, बाकी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।